नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी आईक्यू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत नमस्कार। एक बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे हमारे भाई बंधु प्यारे विद्यार्थी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ होता है सर, जो 2023 में हुआ, क्या उसका परिणाम जो है सर वो 2026 में भी देखने के लिए मिलेगा? सर, जब तक ये नहीं क्लियर होगा क्या 2026 में भी वैकेंसी पूरी तरीके से अटक जाएगी? बहुत सारे सवाल मन में कौंध रहे हैं, तो मैं इस बात का आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि हाँ, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 का जो ये मैटर हुआ है, कोर्ट का, हमारी माननीय कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसका इम्पैक्ट आपके यूपी पीसीएस 2026 वाला जो आरओ एआरओ है उसके ऊपर अवश्य पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। जो वैकेंसी हम सोच रहे थे कि मई में आ जाएगी, वो अभी आती हुई समझ में नहीं आ रही। देखिए, एक इशू तो हुआ है और वो इशू जो है वो माइग्रेशन का इशू रहा। उसके परिणाम स्वरूप माननीय कोर्ट का अब डिसीजन आया है। माननीय आयोग जो है अब उस डिसीजन की पूरी स्टडी कर रहा है और वाकई में ये एक बड़ी स्थिति, क्रिटिकल स्थिति क्रिएट हो गई है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यूपी पीसीएस में 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका अभी सम्मान भी किया गया है। आप देखिए इस चीज को। ये भी सुनने में आ रहा था कि भाई आप लोग यही कह रहे थे कि क्या आरओ एआरओ में जिस प्रकार से हरकत हुई है यूपी पीसीएस 2024 में भी हुई होगी, तो क्या सर उस परीक्षा में भी अब प्री मेंस फिर से दोबारा होगा? अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर ये सम्मान का कार्यक्रम ही नहीं होता। और ये भी है कि ये जो आरओ एआरओ का परीक्षा है, जहां तक मेरा अपना मानना है, जो भाई बंधु हमारे सेलेक्ट हुए हैं उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपनी जी जान से मेहनत की थी और वो सेलेक्ट हुए हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उनकी जो सीट है वो प्राप्त होनी ही चाहिए। लेकिन गलती तो हुई है, गलती हुई है हमारे माननीय आयोग से, कोई भूल हुई है। तो अब इस चीज का डिसीजन जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में है और माननीय आयोग के हाथ में है कि वो उसके बारे में क्या विचार करता है और किस प्रकार से उन केसेस को लड़ता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, 2016 के पेपर को याद कीजिए, वहां पर भी प्रीलिम्स कैंसिल हो गया था, याद कीजिए। आप यूपी पीसीएस 2023 का वो दिन याद कीजिए, आरओ एआरओ का, जब फरवरी में पेपर हुआ था और उसमें लीक होने की कुछ खबरें आई थी और वो उसके बाद वो पेपर कैंसिल हुआ था। लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था कि यूपी पीसीएस 2024 भी नहीं हो पाया था। कभी जुलाई में सुनने में आया था, तो कहीं अक्टूबर में सुनने आया था, और फिर फाइनली जाकर के नवंबर में यकायक हमारा माननीय आयोग डिसाइड करता है कि आपका जो परीक्षा है पीसीएस 2024 वाली वो 22 दिसंबर के करवाई जाएगी, जबकि 22 दिसंबर आरओ एआरओ की डेट हुआ करती थी, याद कीजिए। 1 महीने का समय दिया था सिर्फ आपको आयोग ने। बच्चे वहां पर भी चिल्ला रहे थे कि आपने एकदम से यकायक घोषणा कर दी कि आप पेपर ले रहे हैं। 1 महीने का समय दिया था, उसके बाद आयोग पिघला नहीं था। उसने कहा था इतना समय मिल गया, अब मैं नहीं पिघलूंगा। इस पूरे सिनेरियो का अर्थ क्या है? इस पूरे सिनेरियो का अर्थ सिर्फ इतना सा है, इस पूरे सिनेरियो का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि एक्चुअल में आयोग में जब भी ऐसी कोई घटना होती है, तो जो तात्कालिक घटना हो जाती है उसके ऊपर तो आयोग चेतता ही चेतता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो दूसरी परीक्षा हो उसको शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का प्रयास किया जाए। और इस बार तो एक दूसरी स्थिति भी है, और दूसरी स्थिति यह है कि आपको मालूम है अगले साल इलेक्शन भी है। माइग्रेशन का इशू किसको प्रभावित कर रहा है आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है। तो हर चीज सक्रियता के दौर में है। हमारे विद्यार्थी जो हैं वो भी सक्रियता के दौर में है, सोशल मीडिया का दौर है, आपको भी मालूम है। तो चेतना जो है लोगों के अंदर बहुत हाई है। इसलिए आयोग का यह भी प्रयास रहेगा, 2016 में भी देखा, 2023-24 में भी हमने इस चीज को देखा
कि जब भी ऐसा कोई विवाद उभरता है तो आयोग नेक्स्ट भर्ती को आगे करके फिर उस चीज को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, एक प्रकार से ढकने का भी प्रयास करता है, ताकि बच्चा उसमें इंडल्ज हो जाए और इस केस को हम अपने तरीके से फिर दूसरे तरीके से हैंडल कर सके। गवर्नमेंट भी यह कभी नहीं चाहेगी कि आयोग की छवि जो है वो डाउन हो और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट राजनीतिक रूप से भी हो। आपको मालूम है हर चीज तो आजकल राजनीति में होती ही होती है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा मुद्दा बनेगा तो इसकी एक नकारात्मक मैसेज भी समाज में जा सकता है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी रूलिंग पार्टी को परेशान कर सकता है। इसीलिए भी एक ये फोकस किया जाएगा कि भाई जो आरओ का ये जो केस हुआ है, आखिर नई भर्ती को ला करके उसको थोड़ा सा ढका जाए। तो मेरा बस आपसे एक विनम्र निवेदन है, आयोग का क्या डिसीजन आएगा, माननीय हमारे कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, जो भी आएगा वो तो हम सबके समक्ष रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप भाई बंधुओं और हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में जो एक नकारात्मक चेतना आई है कि क्या इसके कारण आगे की भर्ती अब लटक चुकी है, तो मैं आपसे इतना कहूंगा, थोड़ा सा डिले तो अवश्य हुआ है। जो मई में आपको देखने के लिए मिल रहा था, अब एटलीस्ट कम से कम जुलाई तक आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मुझे इस बात का सिर्फ डर है कि जैसे नवंबर में आयोग ने स्टेप उठाया था और इमीडिएट पेपर को डिक्लेयर करवा दिया था कि और कुछ ही समय दिया गया था, तो आप क्या कुछ समय के लिए तैयार हैं? देखिए पेपर तो होगा, आप भी जानते हैं, और इस बार की भर्ती भी बड़ी भर्ती है, आपको यह भी पता है, चाहे फिर वो आरओ की हो, चाहे फिर वो यूपीपीसीएस की हो, किसी की भी हो, भर्ती तो बड़ी ही है, आप भी जान रहे हैं। तो मेरा एक हाथ जोड़ करके आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से केवल एक विनम्र निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को जो है फोकस करिए। आपको जी जान से तैयारी करनी है, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे फिर मेंस की हो, और अंतिम रूप से आपको चयनित होना है। केवल अगर नकारात्मक चेतना रखेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं उसमें बाधित हो चुकी होगी, और पढ़ाई जब बाधित होगी तो फिर जो आप सिलेक्शन का एक स्कोप लेकर के अपने मन में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे विनम्र गुजारिश है, जो डिसीजन आएगा उसको आने दीजिए। माननीय आयोग अपनी तरफ से लड़ रहा है केस, सुप्रीम जो हमारा माननीय न्यायालय है वो अपनी तरह से डिसीजन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है पीसीएस आरओ 2026 वाली, ये आपको आती हुई दिखेगी। बस थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन मुझे बस डर है कि कहीं आए और शीघ्र वो कहीं डेट डिसाइड कर देगा, तो आप क्या उसके लिए प्रिपेयर हैं? तो मेरी बस यही गुजारिश है कि आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए धीरे धीरे, और बाकी जो है वो तो है ही। लेकिन यही आयोग का इतिहास बताता है कि जब भी ऐसी घटना होती है तो सेकंड भर्ती को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि इस वाली भर्ती का दूसरे पे परिणाम ना आए। तो आप तैयारी कीजिए, वो जरूरी है। बाकी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आरओ का सिलेबस क्या है, अपने तरीके से एक बार बताइए सर, क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना इंग्लिश का पोर्शन है कितना नहीं है। तो मैं आपको बड़े शॉर्ट टर्म में इसके सिलेबस को बता रहा हूं, बहुत ही संक्षिप्त भाषा में, ताकि आप इस चीज को समझ सकें। देखिए आरओ का जो पेपर होता है, इसमें 2 चरणों का ये पेपर होता है, एक प्रीलिम्स का चरण होता है और एक मेंस का चरण होता है। मैं अलग अलग तरीके से अभी आपको बताऊंगा। प्रीलिम्स का चरण केवल छटनी का चरण है, जैसे पीसीएस का होता है, ठीक है। यहां पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर होता है। तो सर सिलेबस क्या होता है, अभी वो भी बताएंगे। मुख्य परीक्षा जो होती है, इसमें मेरिट निर्धारण सब कुछ इसी के द्वारा ही होता है। 420 अंक की ये परीक्षा होती है, लेकिन बड़ी बात है कि ये परीक्षा जो होती है ये हिंदी माध्यम में ही होती है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो भी मेरा विनम्र निवेदन है, आप हिंदी माध्यम से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पीसीएस के लिए तो इतनी हिंदी आपको तैयार करनी ही होती है, तो आप उसको कर सकते हैं। क्यों ही अंग्रेजी माध्यम भी इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में सब कुछ आता है। क्या आता है सर? देखिए इसमें इतिहास की बात करें तो पूरा हिस्ट्री है, पूरा ज्योग्राफी आता है, पूरा आपका पॉलिटी आता है, पूरा आपका इकोनॉमी आती है, पूरा इन्वायरमेंट आता है, बेसिक साइंस प्रॉपर आती है। इसी में ही थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस इसमें पूछे ही जाते हैं,
और फिर थोड़ा बहुत मिसलेनियस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 140 प्रश्न होते हैं और 140 अंक के होते हैं। 120 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होता है। इसके साथ एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें 60 प्रश्न होते हैं, 60 अंकों के होते हैं और इसके लिए 1 घंटा आपको दिया जाता है। टोटल 3 घंटे की परीक्षा होती है। ये 3 घंटे आपको बैठ करके इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना होता है। इसमें एटलीस्ट कम से कम 130 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आप मेंस में जाएंगे। इस बार तो 135 136 के आसपास पहुंची है मेरिट, ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ ना अभी पेपर, अभी मार्कशीट आई नहीं है, तो इस कारण मैं कह रहा हूं। जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, यहां पर आपको दिखा हुआ है वही चीज मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिखा हुआ है कि पूरा भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ, विज्ञान पूरा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, सीए पूरा आ जाता है। इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता की भी चीजें आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मेंटल एबिलिटी हो गई, रीजनिंग हो गया, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हो गई। उत्तर प्रदेश विशेष जो भी आपने घटना चक्र में पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं वही है जो यूपी पीसीएस के हिसाब से आप देखते हैं, कुछ अलग से नहीं है। पूरा पॉलिटी है, पूरा भूगोल और पर्यावरण है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में 10 विलोम आपसे पूछेगा, 10 वाक्य और वर्तनी शुद्धि पूछेगा, 10 अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आपसे पूछ लेगा, 10 तत्सम तद्भव पूछेगा, 10 विशेष विशेषण पूछेगा, 10 पर्यायवाची पूछेगा। 60 अंक का भारांक इसमें दिया गया है। यह सारा जो प्रीलिम्स का परीक्षा होता है बहुविकल्पी होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन के आधार पर 1 ऑप्शन सही होता है। माइनस मार्किंग इसमें भी है। ठीक, जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तब होता है निर्णायक चरण मुख्य परीक्षा का। यही आपका मेंस का निर्धारक होता है, ये मेरिट का निर्धारक होता है। इसमें भी एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, थोड़ी बहुत रीजनिंग। 2 घंटे का परीक्षा होता है पहला। एक पेपर ये होता है, याद रखिएगा 120 अंक का होता है। ये एक मार्क्स का, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा फिर इसमें पेपर होता है, वो होता है आपका सामान्य हिंदी का। इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सिलेबस। तो परंपरागत होता है। परंपरागत इसमें आपको लिखना पड़ता है, 120 अंक में आपको लिखना पड़ता है। उसमें गद्यांश है, संक्षेपण है, उसमें कुछ दिए गए हैं आपको, पत्र दिए गए, जैसे आप यूपी पीसीएस में देते हैं ना मेंस में, वैसा ही कुछ यहां पर होता है। लेकिन यहां पर एक आलेखन पूछता है, सारणी रूप में आपसे पूछता है। वो सारणी बनाई जाती है, प्रेषक, प्रेषिती, ऐसे बना करके उसमें लिखा जाता है। लेटर के रूप में एक लेटर ऐसा भी आता है जो सारणी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके 120 अंक का होता है। दूसरा होता है 60 अंक का। ये जो 60 अंक देख रहे हैं आप, ये हिंदी का ही होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है पेपर, इसमें हिंदी निबंध का 40-40 मार्क्स के निबंध होते हैं और 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल 420 अंक के होते हैं। यहां पर आप सबसे पहले देखिए कि आपकी जो हिंदी होती है 2 घंटे आपको उसमें दिए जाते हैं, आधा घंटा उसको उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको पारिभाषिक शब्दावली दी जाती है। शब्दावली जो होती है, प्रशासनिक शब्दावली जो होते हैं, जैसे कॉरिजेंडम को 5 उसके होते हैं, 5 हिंदी से अंग्रेजी होते हैं, 5 अंग्रेजी से हिंदी होते हैं। मतलब पत्राचार है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरिजेंडम है तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसकी पूरी एक आपको लिस्ट दी जाती है, आपको उसे याद करना होता है। मुहावरे और लोकोक्तियां 10 पूछी जाती हैं, तो ये आप पीसीएस मेंस में भी करते हैं। पत्राचार आपको स्पेशली दिया जाता है, शासकीय अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, ये सब दिए जाते हैं। विज्ञप्ति और टिप्पण भी इसमें जोड़ा जाता है। इसमें आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको छांट करके फिर लिखना होता है। गद्यांश दिया जाता है, सारांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या, और एक सरकारी पत्र दिया जाता है जिसमें सारणी रूप में आपको उसे लिखना होता है। कंप्यूटर भी क्या ज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वो 10 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है। सामान्य हिंदी की बात करें तो ये 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मतलब बहुविकल्पी टाइप के होते हैं। 30 मिनट में समय दिया जाता है आपको। इसमें विलोम होता है, वाक्य वर्तनी शुद्धि होता है, 60 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं। अनेक शब्द, एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष। आपको याद होना चाहिए कि इसमें पर्यायवाची नहीं होता। ये वाले पार्ट इसमें पूछते हैं जो आप प्री में बेसिकली पढ़ करके आए हुए होते हैं। तो यहां पर और गंभीरता से बच्चे यहां पर 60 में 60 तक सही करते हैं।
फिर आपका हिंदी निबंध आता है, तो हिंदी निबंध इन्होंने वही बताया हो जैसे पीसीएस वाले मीन्स में आप देखते हैं ना, तो लेकिन यहां पर आपको हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश में आप नहीं लिख सकते। तो साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यहां विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो 3 निबंध लिखने होते हैं, हर निबंध 40 मार्क्स का होता है, तो 120 अंक का यह निबंध होता है। ठीक है, इस प्रकार से 420 अंक का ये आपका बनता है, जिसमें मेरिट जो होती है लगभग कभी 260, कभी 270, इस के अल्ले पल्ले ही आपकी मेरिट जाती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का ओवरलैप देख लीजिए, बस यही चीज बताई गई कि प्रारंभिक परीक्षा में 6 विषय दिए जाते हैं, मुख्य परीक्षा में 12 विषय दिए जाते हैं, 12-12 अंक के दिए जाते हैं। तो यहां पर पर्यायवाची को हम लोग शामिल नहीं करते, बाकी आपका वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, बाकी और क्या है, यहां पर देखिए 420 अंक का मास्टर प्लान बनाया गया है, तो 120 अंक का प्रीलिम्स का निरंतरता आपको वो मेंस में कहीं ना कहीं हेल्प करती ही करती है। हिंदी व्याकरण का प्रीलिम्स में जितना गहराई से आप अध्ययन करते हैं वो मेंस में आपको हेल्प करती ही करती है। उसी प्रकार निबंध जो है ये 120 अंक का है, हिंदी आलेखन जो है वो 120 अंक का है। तो अगर हम देखें तो 420 अंक में 260-270 आसानी से ला सकते हैं यदि आप प्रॉपर डेडिकेटली उस चीज को फोकस करते हैं। हाँ, ये एक अलग चीज है कि मेंस में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आरओ की जो परीक्षा है उसका पेपर पूरा आपको हिंदी माध्यम में ही लिखना होता है। तो आप ये चीज रहता है अंग्रेजी माध्यम के साथ, तो ये चीज आपको मैनेज करनी होती है, उसकी भी कोई बात नहीं। बेसिक हिंदी आपको लिखनी आती है तो बहुत वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, तो हमारे यहां पर भी बेसिकली आरओ का फाउंडेशन बैच अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भाई बंधु जुड़ करके हमारे साथ स्पेशली तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसमें मैं आपके साथ यहां पर पूरे इतिहास के विषय को लेकर के डील करने जा रहा हूं। आगामी जो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा आरओ का, तो उसमें मैं पूरे इतिहास के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ आपके साथ मैं जुड़ता हूं। इसके अलावा भी मेरा अपना भी मार्गदर्शन पर्सनल रहता है, जिसके थ्रू हम जितना हमें अनुभव है यूपी पीसीएस के हिसाब से पेपर देने का, पेपर को देखने का, पेपर को अनुभव करने का, तो उस हिसाब से भी हम आपको गाइड करने का प्रयास करते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेज करना हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी यहां पर कर सकते हैं। स्टडी रिगार्डिंग कोई भी आपकी जानकारी हो तो आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट जाकर के भी बैच को परचेज कर सकते हैं। इस कोड को आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इसको भी कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सुमित सर से हमारी बात हुई है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप हमें प्रोवाइड कीजिए, तो आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। बस मेरे भाई बंधुओं, मैं बस केवल आपसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का हक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप नकारात्मक चीजों से थोड़ा सा दूर रहें और कोशिश करें अपनी जान लगा करके मेहनत की, क्योंकि अगर आयोग अपने पेपर को लेने पर आ गया तो वो बहुत शीघ्र से पेपर को कंडक्ट करवा भी लेता है, तो आप उसके लिए एटलीस्ट प्रिपेयर रहें। बाकी जो भी माननीय न्यायालय है, आपका भी विश्वास माननीय न्यायालय के ऊपर है, हमारी भी पूरी श्रद्धा न्यायालय के ऊपर है, और आयोग से भी विनम्र निवेदन है कि आगे से कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति ना क्रिएट हो, क्योंकि वास्तव में सफर करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी ही होता है। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पर विराम देते हैं, पुनः आपके साथ किसी नए सेशन में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।